हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय सरजर्मी पर तालिबानी भेदभाव। दोस्तों, अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को भारत में नहीं एंट्री। जी हाँ, बताएंगे कैसे इस तालिबानी मंत्री ने भारत के अंदर होने वाली इस मीटिंग में तालिबानी भेदभाव का शर्त रख दिया। दोस्तों, बताएंगे बड़ी ही विचित्र खबर। ऐसे में काफी सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, उन सभी का जवाब आपको बताने वाले हैं कि क्या ये सारी चीजें मुत्ताकी के भारत आने के बाद हुई है या फिर पहले से ही मुत्ताकी को लेकर ये चीजें क्लियर हुई थी। और अपनी मीटिंग के लिए, वो भी भारत में मीटिंग के लिए, वो तालिबानी नियम कैसे अपना सकते हैं भारत में, ये गौर करने वाली खबर आपको बताएंगे दोस्तों। वहीं इतना ही नहीं, भारत के अफगान दूतावास में झंडे पर भी मच गया हंगामा। दोस्तों, मंत्री मुत्ताकी की टीम के स्टाफ के साथ हुई जोरदार बहस झंडे पर। तालिबानी टीम कह रहा था कि हमें अफगानिस्तान वाला पुराना झंडा नहीं बल्कि तालिबान का नया झंडा लगेगा, सफेद वाला झंडा। भारत ने कह दिया तुम सफेद झंडा नहीं लगाओगे। बताएंगे तगड़ी बहस चली है दोस्तों। साथ ही साथ आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल पीस पुरस्कार, कौन कौन थे ट्रंप के समर्थन में। अब ये पुरस्कार ना मिलने के बाद दोस्तों गुस्साए ट्रंप ने लगातार गुस्से में तगड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, कह दिया कि अब मैं जिनपिंग से नहीं करूंगा मुलाकात। फिर एक बार ट्रेड वॉर शुरू। दोस्तों, ट्रंप ने टैरिफ की दे दी बड़ी धमकी चाइना को। तो वहीं अमित शाह जी ने आखिर दिल्ली में ऐसा क्यों कह दिया कि देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, क्योंकि पूरी बात आपको बताएंगे। पहली बार अमित शाह जी ने इतनी बड़ी बात बोली है दोस्तों। वहीं बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग तय। बताएंगे आज क्या होने वाला है। वहीं दिवाली पर पटाखों को लेकर और फ्री एलपीजी सिलेंडर को लेकर सारी बड़ी खबरें दोस्तों। हर एक खबर आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि अब किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो भारत को झुका या दबा सके। और भारत स्टैंड लेना जानता है, अपना रिएक्शन देना जानता है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने शुक्रवार को अफगान दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान 20 पत्रकार मौजूद थे, लेकिन इनमें एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्ताकी के साथ आए तालिबान अधिकारियों ने ही तय किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल होगा। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार भी होनी चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। दोस्तों, ये भारतीय सरजर्मी पर तालिबान के लैंगिक भेदभाव का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसकी तीखी आलोचना होने लगी। भारत के कहने के बावजूद भी दोस्तों महिला पत्रकार को अफगानी दूतावास में अलाउ नहीं किया गया। ये प्रेस वार्ता मुत्ताकी और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के बीच हुई बैठकों के बाद बुलाई गई थी। इस सम्मेलन में केवल 20 पत्रकारों ने ही भाग लिया। बाद में जारी तस्वीरों में तालिबान के पुरुष नेताओं को केवल पुरुषों के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। तालिबान के इस बहिष्कार से पत्रकारों, नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स में आक्रोश फैल गया। दोस्तों, लोगों ने इसे महिलाओं के प्रति घृणा का स्पष्ट मामला और भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार का अपमान बता दिया। किसी पत्रकार ने कहा कि मेरी राय में पुरुष पत्रकारों को विरोध स्वरूप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चले जाना चाहिए था। अगर महिला का वहां पर विरोध हुआ है, महिला पत्रकारों का आमंत्रित नहीं किया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया, तो पुरुष पत्रकारों को भी महिला का समर्थन करते हुए बाहर चले जाना चाहिए था। आखिर वो कौन होते हैं जो हमारे देश पर, वो भी हमारी धरती पर शर्तें थोपने वाले और महिलाओं के खिलाफ अपना भेदभावपूर्ण एजेंडा थोपने वाले। दोस्तों, इस बात को लेकर काफी लोगों में रोष नजर आ रहा है। ये दुर्लभ मामला है जब महिला पत्रकारों का अन्य देशों द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों और मीडिया संवादों से बाहर रखा गया हो। तो वहीं दोस्तों ऐसे मौके को सुनहरा मौका, सुनहरा चांस समझकर विपक्षी भारत की मोदी सरकार को ही घेरने लगी। दोस्तों, कांग्रेसी प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे हमारी जमीन महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का एजेंडा रखने वाले कौन होते हैं। जबकि दोस्तों हम आपको बताते हैं, इसमें गौर करने वाली, ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय अधिकारियों को तुरंत पता नहीं चल सका कि तालिबान ने भारतीय अधिकारियों को औपचारिक रूप से सूचित किया था कि वो मुत्ताकी के कार्यक्रम में महिला पत्रकारों को स्वीकार नहीं करेगा। अब ऐसे में इस तालिबानी डेलीगेशन की हरकतों के बाद दोस्तों भारत में रोष नजर आ रहा है। ऐसे में विपक्षियों को भारत की मोदी सरकार को
को घेरने से पहले पता होना चाहिए कि भारतीय अधिकारियों ने क्लियरली संकेत दिया था कि भागीदारी व्यापक होनी चाहिए और इसमें महिला पत्रकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा कि तालिबानियों को इतनी ताकत होनी चाहिए कि जब आप दूसरे देश में जा रहे हो तो उस देश में उस देश का नियम चलेगा, ना कि तुम्हारा। अगर हम कल को अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका का नियम हमें अपनाना पड़ेगा, ना कि हम अमेरिका में जाकर अपना नियम बताएंगे कि भैया हम तो ऐसा ही करेंगे। दोस्तों आप अपनी राय जरूर लिखेगा। वहीं आपको बता दे, बवाल सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं हुआ दोस्तों, अफगानी दूतावास में झंडे पर भी हंगामा मचा कि आखिर मुत्ताकी के पास कौन सा झंडा रखा जाएगा, सफेद तालिबानी झंडा या फिर गनी सरकार में मौजूद अफगानिस्तान का झंडा। मंत्री मुत्ताकी के टीम के साथ बड़ी जोरदार बहस देखने को मिली दोस्तों। इस मुद्दे पर बता दें, अफगानिस्तान की ये तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में झंडे को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। तत्कालीन राष्ट्रीय सरकार के समय नियुक्त दूतावास कर्मचारियों ने मुत्ताकी की तालिबान टीम को इस्लामिक अमीरात का सफेद इस्लामी झंडा नहीं लगाने दिया। बहस के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से झंडे हटवा दिए। उनका तर्क था कि भारत सरकार ने अभी तक तालिबान के झंडे को मान्यता नहीं दिया, इसीलिए वे इस झंडे को यानी तालिबानी वाले सफेद झंडे को नहीं लगा सकेंगे और नहीं लगने देंगे। वहीं नई दिल्ली स्थित दूतावास परिसर में अब भी अफगानिस्तान की पिछली सरकार का पुराना झंडा लगा हुआ है, जो अब्दुल्ला और अशरफ गनी के नेतृत्व वाली सरकार का प्रतीक था। भारत सरकार ने तालिबान के नेतृत्व वाले इस्लामिक अमीरात और अफगानिस्तान को अभी तक आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, जिसके कारण तालिबान सरकार का झंडा दूतावास में अमान्य है। हालांकि मुत्ताकी की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते समय मेज पर एक छोटा तालिबानी झंडा रख दिया। बता दें आपको कि 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट करके देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। दोस्तों नई दिल्ली स्थित दूतावास परिसर से निकलते समय तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि यह दूतावास अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य का है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ मुत्ताकी की बैठक के दौरान भी अफगानिस्तान या भारत का कोई झंडा नहीं लगा था, जो भारत की तटस्थ राजनयिक स्थिति को दर्शाता है। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ सीमित संपर्क बनाए रखा है, मुख्य रूप से मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर, लेकिन अभी तक पूर्ण राजनीतिक मान्यता देने से परहेज किया है। दोस्तों एक तो भारत ने तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी, ऊपर से तालिबान के ये मंत्री भारत में आकर के अपना लॉ चलाने की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि तालिबानी मंत्री इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ बनाना चाहते हैं, सरिया कानून को। उन्हें लगता है कि वो जहां जाएंगे वहां पर वही लॉ को, वही कानून को फॉलो करवाएंगे और करेंगे। तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, तालिबानी मंत्रियों को समझ में आना चाहिए। बहरहाल दोस्तों ये थी मीटिंग को लेकर खबर, आपकी इस पर क्या राय है भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर रेयर अर्थ पर चीन की दादागिरी से भड़के ट्रंप टैरिफ की दे दी धमकी, कहा जिनपिंग से अब नहीं मिलूंगा, जिनपिंग से मिलना बेकार है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने शुक्रवार को चीन पर कड़ा रुख अपनाते हुए बीजिंग के हालिया कदमों की तीखी आलोचना की। ट्रंप ने चीन द्वारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर नियंत्रण लगाने के फैसले को खतरनाक और शत्रुतापूर्ण बताया, यानी सिनिस्टर एंड हॉस्टाइल बताया। अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि चीन में कुछ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, वो अब काफी शत्रुतापूर्ण हो चुका है। उसने कई देशों को पत्र भेजे हैं कि रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर सख्त कंट्रोल लगाए जा रहे हैं, दुनिया ने ऐसा कभी नहीं देखा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि चाइना ने यह प्रतिबंध वापस नहीं लिया तो अमेरिका चीनी वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाएगा। उन्होंने कहा कि चीन का यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित यानी क्लॉग कर सकता है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक यह नीति अंततः चीन के अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि रेयर अर्थ बाजार में असंतुलन पैदा होने से विकल्पी स्रोतों की खोज तेज हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ संभावित मुलाकात पर विराम लगाते हुए कह दिया कि अब उन्हें उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई कारण नजर भी नहीं आता। ट्रंप के इस बयान के बाद एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी अपेक समिट में दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक लगभग रद्द मानी जा रही है। ट्रंप ने चीन द्वारा रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल पर भेजे गए पत्रों को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा यह लेटर्स बेहद अनुचित है। शायद अब वक्त आ गया है कि चीजें साफ हो जाएं, ये अमेरिका के लिए लंबी अवधि में अच्छा ही साबित होने वाला है। वहीं दोस्तों चाइना पर भारी टैरिफ लगाने की बड़ी धमकी दे दी ट्रंप ने। तो वहीं अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को देश में मुसलमानों की आबादी को लेकर बड़ी बात कह दी। दोस्तों, अमित शाह जी ने कहा कि देश में मुस्लिमों की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण बढ़ रही थी। अमित शाह जी ने कहा कि देश में मुस्लिम आबादी में 24.6% की वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह प्रजनन दर की वजह से नहीं हुआ है, यह घुसपैठ की वजह से हुआ है। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत का विभाजन धर्म के कारण हुआ, अमित शाह जी ने कहा कि भारत के दोनों ओर पाकिस्तान बना और उन दोनों ओर से घुसपैठ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में इतना परिवर्तन हुआ है। दोस्तों, दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह जी ने कहा कि देश में मतदान का अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध होना चाहिए। क्या आप भी दोस्तों अमित शाह जी का इस बात का समर्थन करते हैं? बताना मत भूलिएगा, साथ ही बता दें दोस्तों, बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, फिर एक बार अफगानिस्तान पर कर दिया बड़ा अटैक। काबुल समेत अब कई शहरों को बनाया निशाना। बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी बलों ने पख्तिका प्रांत के मरघा इलाके में एक नागरिक बाजार को निशाना बनाया, जो डूरंड रेखा के पास स्थित है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानी वायुसेना ने राजधानी काबुल के ऊपर भी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। अफगान अधिकारियों ने इस घटना को अब तक का सबसे गंभीर और निंदनीय कृत्य बताया है। उन्होंने कहा कि यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व हिंसक और निंदनीय कार्रवाई है। अफगान प्रशासन ने कहा कि हम इस तरह के उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हैं। अफगानिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करना हमारा वैध अधिकार है। अफगानिस्तान ने चेतावनी दिया कि अगर ऐसी कार्रवाई दोहराई गई तो इसके परिणाम पाकिस्तानी सेना को भुगतने होंगे। इन हमलों के बाद अफगानिस्तान ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी। दोस्तों, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि पाकिस्तान को हमारे साथ खेल खेलना बंद कर देना चाहिए। अफगानिस्तान को ज्यादा मत उकसाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो एक बार ब्रिटेन और अमेरिका से पूछ लो, वे तुम्हें समझा देंगे कि अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल खेलना ठीक नहीं है। हम एक कूटनीतिक रास्ता चाहते हैं, ना कि युद्ध का रास्ता। जी हाँ। वहीं तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि काबुल में हमला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इतिहास का अभूतपूर्व सबसे हिंसक और बेहद निंदनीय कदम है। हम अफगानिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि अपनी हवाई क्षेत्र की रक्षा करना हमारा वैध अधिकार है। इन हमलों के नतीजे पाकिस्तानी फौज को भुगतने होंगे, चाहे स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शुक्रवार को पड़ोसी देश अफगानिस्तान को पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन देश और देशद्रोही तक बता डाला। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि जहां एक और अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में व्यापार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों को शरण देकर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ विश्वासघात कर रहा है। हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकजुट होकर हमें उन लोगों को जवाब देना होगा जो उन्हें मदद कर रहे हैं, चाहे उनके ठिकाने हमारी धरती पर हो या अफगान धरती पर। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रतिक्रिया से भारी नुकसान हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां फलस्तीनी राजदूत चाहते हैं भारत करे गाजा का पुनर्निर्माण। बताया दिल्ली क्यों है सबसे बेहतर विकल्प। दोस्तों, गाजा में शुक्रवार को युद्ध विराम लागू होने के साथ ही अक्टूबर 2023 से चल रहे इजरायली हमले रुक गए हैं। युद्ध रुकने के बाद फलस्तीनियों के सामने फिर से आम जिंदगी शुरू करने की चुनौती है। इजरायल के 2 साल तक चले हमलों में 67,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। वहीं गाजा शहर का करीब 80% हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। ऐसे में गाजा को फिर से एक शहर के रूप में वापस लाने और गाजा वासियों को आम जिंदगी में लौटने के लिए बड़े स्तर पर मदद की आवश्यकता है। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए वरिष्ठ फलस्तीनी राजनयिक अब्दुल्ला अबू शावेश ने भारत से अगुवाई करने की अपील की है। भारत में फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने नई दिल्ली में से गाजा में मानवीय तबाही समाप्त करने और युद्ध के बाहर शहर को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत का राजनीतिक प्रभाव और इजरायल के साथ संबंध उसे फलस्तीनी पीड़ा को समाप्त करने में मदद करने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत ये रोल नहीं निभाएगा तो फिर कौन निभाएगा। भारत इसके लिए परफेक्ट बैठता है। अबू शावेश ने भारत को वैश्विक दक्षिण का स्वाभाविक चैंपियन बता डाला। शावेश ने इसे सीधे तौर पर दिल्ली और मोदी सरकार से सवाल किया कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये कौन करेगा। अगर आप गाजा का पुनर्निर्माण नहीं करेंगे तो फिर इस काम को कौन करेगा। आज गाजा को भारत और दुनिया की मदद की आवश्यकता है। दोस्तों, आपकी क्या इस मुद्दे पर राय? जमकर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, क्या गाजा के पुनर्निर्माण में भारत को आगे आना चाहिए या फिर नहीं? जो भी आप बताना चाहे कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन भारत की बढ़ती साख के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर
परमाणु ताकत की दौड़ में चीन लगा रहा लंबी छलांग, सिपरी रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। दोस्तों, जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मंदी से जूझ रही है, तब चीन चुपचाप अपने परमाणु वॉरहेड को मजबूत करने में जुटा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल अब तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में चीन के पास जहां 410 परमाणु वॉरहेड थे, वहीं 2024 में यह संख्या 500 तक पहुंच गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक साल में चीन ने करीब 100 नए परमाणु हथियार जोड़ लिए दोस्तों, और ये रफ्तार थम नहीं रही है। 2025 के शुरुआती आंकड़े बताते हैं ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है दोस्तों, और इसका असर सिर्फ एशिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामरिक संतुलन पर पड़ सकता है। अमेरिका, रशिया, भारत और अन्य परमाणु संपन्न देशों की नजरें अब चीन की गतिविधियों पर हैं, और ये भारत के लिए तगड़ी चेतावनी है कि उसे अपनी सुरक्षा नीति और परमाणु नीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। तो वहीं दोस्तों, अगली खबर में अब बात कर लेते हैं आखिरकार क्यों डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल पुरस्कार। पुतिन और नेतन्याहू भी हुए हताश, बता दें। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार की इस बार की चर्चा पूरी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को शांति का दूत बताते हुए इस पुरस्कार के लिए उपयुक्त उम्मीदवार कहा था। वेनेजुएला की आयरन लेडी कहे जाने वाली मारिया कोरिना मचाडो नोबेल पीस पुरस्कार विजेता बन गई दोस्तों। ट्रंप को कई देशों और नेताओं ने उन्हें नॉमिनेट किया था। इजराइल हमास युद्ध विराम में उनकी भूमिका को उनकी दावेदारी के लिए आधार बनाया गया था। ट्रंप के नामांकन कई महाद्वीपों से आए, कुछ देशों ने एक दूसरे के विरोध के बावजूद उन्हें समर्थन दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को औपचारिक रूप से नामित किया और कहा कि गाजा युद्ध विराम और अब्राहम समझौते में उनकी भूमिका ऐतिहासिक थी। पाकिस्तान सरकार ने भी उनका नाम आगे बढ़ाया, ये कहते हुए कि उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा तनाव को कम करने में योगदान दिया था। हालांकि भारत ने इसे खारिज कर दिया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुए मोनेट और रवांडा की सरकार ने क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में उनकी भूमिका को सराहा। आर्मेनिया और अजरबैजान ने भी युद्ध विराम के बाद उनके प्रयासों का समर्थन किया, लेकिन फिर भी दोस्तों ट्रंप को ये नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन अगर विश्लेषकों की राय माने दोस्तों, तो उनके मुताबिक ट्रंप की जो छवि है वो शांति के बजाय रणनीतिक और आक्रामक कूटनीति की रही है। उन्होंने शांति कम, दुनिया में झगड़े ज्यादा लगवाए हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार समिति के नियम क्या होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ सकते हैं कि ट्रंप को क्यों ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। दरअसल नोबेल समिति का चयन प्रक्रिया जो होता है वो पूरे तरीके से गोपनीय होता है। नामांकित व्यक्ति या संगठन का नाम 50 वर्षों तक सार्वजनिक नहीं किया जाता। समिति आमतौर पर दीर्घकालिक और सहयोगात्मक शांति प्रयासों को मान्यता देती है। ट्रंप दोस्तों, अगर भविष्य में वे किसी अस्थायी शांति समझौते को सफलतापूर्वक लागू करते हैं, तो 2026 या 2027 के लिए उनका नाम फिर से एक मजबूत दावेदार बन सकता है। लेकिन गारंटी तब भी नहीं है कि उनको शांति पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस साल नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, जिसको लेकर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई। दोनों नेताओं ने इसको लेकर निराशा जताई है। एक और जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ट्रंप शांति के लिए बहुत काम करते हैं और मिडल ईस्ट में हुआ सीज फायर को इसका प्रमुख है। हालांकि पुतिन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह तय करना उनका काम नहीं है कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं या नहीं। पुतिन ने ट्रंप की गाजा शांति पहल की चर्चा की और कहा कि अगर ये योजना सफल होती है तो यह वास्तव में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नोबेल समिति शांति की बात करती है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उसे हकीकत में बदलते हैं। उन्होंने लिखा कि फैक्ट खुद बोलते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ही नोबेल शांति पुरस्कार के असली हकदार हैं। दोस्तों, आप लोग सच में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वाकई में जो चिल्ला चिल्ला कर गा रहे थे कि मुझे शांति पुरस्कार मिलेगा, मैंने दुनिया में युद्ध शांत करवाए हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं से कहीं तक मिस्टर ट्रंप शांति पुरस्कार के लायक थे? दोस्तों, आप लोग दिल से कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता की क्या है इस पर राय। जो भी खबर देख रहे हैं दोस्तों, हर कोई कमेंट कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा जहां पर भी आपका ग्रुप हो, जिससे कि इस मुद्दे पर हर कोई अपनी राय रख सके। दोस्तों, इसमें चौंकाने वाली अब ये बात सामने आ रही है। दरअसल जैसा कि आप सभी को पता है, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, मचाडो ने ट्रंप को और अमेरिका को इसका श्रेय दे दिया। अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने ट्रंप का इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए शुक्रिया अदा किया। मचाडो को उनके लोकतांत्रिक परिवर्तन प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इस सम्मान के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया और इसे वेनेजुएला के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता करार दिया। वहीं इस सम्मान के बाद मचाडो के पहले बयान ने पूरी
पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दोस्तों उन्होंने इस पुरस्कार को वेनेजुएला वासियों के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी समर्पित किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मचाडो ने लिखा कि आज हम जीत की दहलीज पर हैं और पहले से कहीं ज्यादा हम राष्ट्रपति ट्रंप, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, लैटिन अमेरिका के लोगों और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों पर स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए अपने प्रमुख सहयोगियों के रूप में भरोसा करते हैं। मैं यह पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और हमारे उद्देश्य के प्रति उनके निर्णायक समर्थन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित करती हूं। वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां क्या रूस अमेरिका फिर आएंगे 7 विनाशकारी हथियारों पर कंट्रोल के लिए शुरू हो सकती है बात। दोस्तों रशिया और अमेरिका सामूहिक विनाश के हथियारों पर नियंत्रण के लिए द्विपक्षीय वार्ता फिर से शुरू कर सकते हैं। रशिया के एक प्रमुख अखबार ने शुक्रवार को एक शीर्ष हथियार नियंत्रण वार्ताकार के हवाले से प्रकाशित खबर में यह जानकारी दी। यह खबर ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन में रशिया के सैन्य अभियान को लेकर मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच संबंध शीत युद्ध काल के बाद सबसे निचले स्तर पर है। इज़वेस्टिया अखबार के जिनेवा में रशिया के अस्थायी प्रतिनिधि गेनादी गैतिलोव के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल निरस्त्रीकरण सम्मेलन से जुड़ी तैयारियों को लेकर हाल फिलहाल में अधिक सक्रिय हो गया है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की और उन फर्जी खबरों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नित्य सरकार की रणनीतिक और विदेश नीति पर सवाल उठाते, जिनमें दावा किया गया है कि रूस पाकिस्तान को F-17 जेट इंजन की आपूर्ति कर रहा है। कुछ दिन पहले विपक्षी पार्टी के नेता जयराम रमेश ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार से पूछा था कि भारत का कभी सबसे विश्वसनीय रणनीतिक सहयोगी रहा रशिया चीन निर्मित F-17 लड़ाकू विमानों के इंजन की आपूर्ति करके पाकिस्तान को सैन्य सहायता क्यों प्रदान कर रहा है। जिसके बाद दोस्तों भाजपा ने तगड़ा जवाब दिया। संबित पात्रा ने कहा कि रशिया द्वारा यह स्पष्ट करने से कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, कांग्रेस बेनकाब हो गई है और उन्होंने मीडिया में आई खबरों को फर्जी और निराधार बताया। वहीं दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर आज दिल्ली में जुटेंगे सभी सहयोगी दल, हो सकता है बड़ा ऐलान। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा आज दिल्ली में किए जाने की संभावना है। एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी यानी आरवी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता आज दिल्ली पहुंचेंगे। यहीं पर सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा और शाम तक घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सीट शेयरिंग की घोषणा एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी या नहीं, इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, बल्कि कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक रविवार यानी कल दिल्ली में होगी, जबकि सोमवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का फाइनल किया जाएगा। इधर भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना में सक्रिय हैं। उन्होंने जेडीयू नेता संजय झा से मुलाकात की, जहां सीट शेयरिंग पर आखिरी दौर की बातचीत हुई। जेडीयू के कुछ सीटिंग सीटों पर सहयोगी दलों के दावों को सुलझाने का प्रयास जारी है। तो वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का फेसबुक पेज हुआ सस्पेंड। अध्यक्ष पर ताला लगने से सपाइयों का गुस्सा भड़क उठा। दोस्तों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आधिकारिक फेसबुक पेज को अचानक सस्पेंड कर दिया गया। इस पेज पर करीब 80 लाख से अधिक फॉलोवर जुड़े थे। सपा और अखिलेश यादव की समर्थकों तक डिजिटल पहुंच का यह प्रमुख माध्यम था। फेसबुक द्वारा की गई इस कार्रवाई से सपा नेताओं में जबरदस्त उबाल दिखने को मिल रहा है। इसे राजनीतिक साजिश का रूप बताया जा रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी समर्थक अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। फेसबुक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। कंपनी के सामान्य दिशा निर्देशों के मुताबिक अकाउंट सस्पेंड करने के पीछे कारणों में कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन, स्पैमिंग या फेक न्यूज फैलाना शामिल हो सकता है। हालांकि सपा नेताओं का दावा है कि पेज पर कोई विवादास्पद सामग्री पोस्ट नहीं की गई थी। पार्टी के सोशल मीडिया टीम ने तुरंत फेसबुक से संपर्क साधा और अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखों से हट सकता है बैन। सरकार के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए संकेत। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी संकेत दे दिया है कि कुछ शर्तों के साथ दीपावली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने ग्रीन पटाखों के कम उपयोग की सिफारिश करते हुए सुझाव दिया कि केवल वे ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं जो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित हो। इसके अलावा लड़ी वाले पटाखों की बिक्री, निर्माण और उपयोग पर पूरे तरीके से प्रतिबंध बनाए रखा जाए।
वहीं 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में ही ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति मिली है दोस्तों। वहीं दीपावली पर इन लोगों को फ्री मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। दरअसल अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल योगी सरकार इस दीपावली पर 1,75,00,000 महिलाओं को एक साथ खास तोहफा दे रहे हैं और वो है फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दीपावली पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन फ्री सिलेंडर सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र लाभार्थियों को ही मिलेगा दोस्तों। इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।